संबलपुर शहर में राजेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी उषा और 2 बेटे पुनीत और विनीत का साथ रहता था। पुनीत राजेश का बड़ा लड़का था, जिसकी शादी पायल नाम की लड़की से हुई थी। पायल की एक छोटी बहन थी कंचन, जिसे विनीत बहुत पसंद थे। विनीत को भी कंचन बहुत पसंद थी। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन दोनों की शादी कर दी। इस तरह 2 बहनें एक ही घर में देवरानी जेठानी बन गई। उन दोनों में बहुत प्यार था। आज क्या खाना बना है? जो आप बोलो जेठानी जी। तू मुझे दीदी ही कहा कर, तेरे मुंह से दीदी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप मुझे देवरानी कहा करो, आपकी मुंह से देवरानी ज्यादा अच्छा लगता है। उषा उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन विनीत घर में सबको एक साथ बुलाता है। क्या हुआ विनीत? मैंने एक फैसला किया है कि मैं नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिजनेस? पर बेटा, तेरी नौकरी तो सही चल रही थी, फिर अचानक से बिजनेस करने का ख्याल क्यों? हाँ, और पता नहीं कितना रिस्क है बिजनेस में। शादी हो गई है तुम्हारी, कंचन का तो ख्याल करो। आप लोग कुछ भी कहो, मैंने फैसला कर लिया है बस। कंचन इस फैसले से परेशान होती है, पर पायल उसे समझाती है। देखो ना दीदी, सब मना कर रहे हैं, फिर भी इनके सर पर तो बिजनेस करने का भूत सवार है। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कौन इस चक्कर में पड़ता है? देख कंचन, विनीत को सब मना कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, पर उसने भी तो कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा ना। तू उसकी पत्नी है, तुझे उसका साथ देना चाहिए। आप सही कह रही हो दी, मुझे उनका साथ देना चाहिए। विनीत अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस में लग जाता है। वो दिन रात बहुत मेहनत करता है और 1 साल के अंदर ही उसे मुनाफा होना शुरू हो जाता है। पुनीत को विनीत की तरक्की से जलन हो रही होती है। माँ पापा जल्दी आओ, देखो मैं घर के लिए नए सोफे ले आया हूँ और टीवी भी लाया हूँ। पुराने वाले कितने गंदे हो गए हैं ना। अरे वाह, जीता रे बेटा, खूब तरक्की कर। तेरा बिजनेस करने का फैसला बिल्कुल सही था। हम तो खामखा ही डर रहे थे। तू तो हमेशा से ही सबसे होशियार रहा है। पुनीत को ये सब देखकर बड़ी जलन हो रही होती है और कंचन अपने पति की इतनी तारीफ होते देख बहुत खुश हो रही होती है। अरे वाह कंचन, तेरा ये लॉकेट तो बहुत सुंदर है। हाँ, सोने का है, इन्होंने दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको कभी पुनीत भैया ने इतना महंगा तोहफा दिया है दी? देंगे भी कैसे, नौकरी में बचता ही क्या है। पायल कंचन की बात से बहुत दुखी हो जाती है। उसको कंचन का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि उसकी सगी बहन उसके सामने पैसों का दिखावा कर रही है। विनीत भी अपनी कामयाबी में इतना खो जाता है कि घर की जिम्मेदारी पर उसका ध्यान ही नहीं होता। पुनीत को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। तुझसे मैंने कहा था कि पापा का चेकअप कराना है, क्यों नहीं लेके गया? भैया, मैंने पापा को पैसे दे दिए थे, आप ले जाते। मुझे बहुत काम होता है, आप तो जानते ही हो। तू कहना क्या चाहता है कि मुझे कोई काम नहीं है? नहीं भैया, नौकरी में तो छुट्टी मिल ही जाती है ना। वैसे आप चाहे तो अभी भी ले जा सकते हैं, मेरी कार लेकर जाइए ना। देख, अपने पैसों का दिखावा मेरे सामने मत करियो, समझा? कंचन ये सब सुन रही होती है और बीच में बोल पड़ती है। भैया, आप इस तरह से इनसे बात नहीं कर सकते, समझे? सच तो ये है कि आप इनकी कामयाबी से जलते हैं। कंचन, ये किस तरह से बात कर रही है तू? हम क्यों जलेंगे? उल्टा तू ही अपने पति के पैसों का दिखावा करती रहती है हर वक्त। राजेश और उषा अपने घर में इतना कलेश होता देख बहुत दुखी हो जाते हैं। राजेश अपने कमरे में चला जाता है। सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राजेश अचानक से बेहोश हो जाता है। उषा रोने लगती है और अपने कमरे से सबको आवाज लगाती है। सब तुरंत ही राजेश को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इनका बीपी चेकअप करने के लिए कहा था मैंने आपको पिछले महीने, क्यों नहीं लेके आए आप लोग? अब कैसा है पापा? अभी बेहतर है, आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर वहां से चला जाता है। आज तुम सब की वजह से इनकी ये हालत है। तुम लोगों में इतना कलेश देखकर कितने परेशान रहते हैं पता भी है, पर तुम लोगों को तो हमारी परवाह ही कहाँ है। उषा की बात सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है।
हमें माफ कर दीजिए मम्मी। हाँ मम्मी, आप लोगों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मम्मी, अब हम बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। जी मम्मी, और घर में फिर से वही शांति और खुशी का माहौल होगा जैसे पहले था। राजेश घर आता है और सब उससे भी माफ़ी मांगते हैं और एक बार फिर से घर में शांति और खुशी लौट आते हैं। दिवाली पर खेल। ओहो, दिवाली के समय भी तुम लोग ये बेकार शक्ल बनाए क्यों बैठे हो? दिवाली एक हफ्ते बाद है। तो सेलिब्रेशन तो पहले ही शुरू कर देना चाहिए ना, तभी तो फेस्टिवल का फील आएगा। हाँ, तुम्हारी फेस्टिवल फील को बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। इस साल कोई पत्ते नहीं खेलेगा। इसी बीच यश के पापा भी वहां आ जाते हैं। कितनी बार समझाना पड़ेगा, पत्ते नहीं कार्ड्स बोलो। और मैं भी देखता हूँ, ऐसा कैसे कोई नहीं खेलेगा। अरे बहू ठीक बोल रही है, वैसे भी इस साल का कोई भरोसा नहीं। मतलब मम्मी, आप कहना चाहती हो कि कार्ड्स खेलने से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी? कुछ भी बेवकूफों वाली बात है। कार्ड्स खेलना बहुत होशियारी वाला काम है। पहले लक्ष्मी माता की पूजा कर उन्हें घर बुलाओ, फिर बेकदरों की तरह जुए पर लुटाओ। बहू, अपनी लिमिट में बोलो। ससुर की आवाज सुन अमृता सिर झुकाए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे सास भी वहां आ जाती है। अरे तुम जानती हो ना, पूरी दुनिया पलट सकती है, लेकिन मेरे बेटे और पति के दिवाली कार्ड्स कभी बंद नहीं हो सकते। इससे मैं भी परेशान हूं, पर हम कुछ नहीं कर सकते बहू। हाँ, पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। बिल्कुल जैसे पिछले 2 साल से कर रही हो। हाँ, अगले 20 साल तक करती ही रहोगी तुम। अब दोनों सास बहू अपने काम में लग जाती है। वहीं यश और उसके पापा कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। दिन बीतते हैं, जिसमें एक दिन यश का दोस्त रोहन उनके घर आता है। और रोहन, इंडिया कब आए? ब्रो, लॉकडाउन से पहले आया था, फिर यहीं रह गया। अब दिवाली है तो सोचा चलो सब दोस्तों से मिलते हैं। बढ़िया है, आजा चल कार्ड्स खेलते हैं। अरे यार, ऐसे मूड खराब मत कर, बिना विस्की कार्ड्स का मजा नहीं। लंदन में हम ऐसे ही दिवाली मनाते हैं। मैं दिवाली पर विस्की लेकर आता हूँ, फिर खेलेंगे। रोहन वहां से चला जाता है और यश उसकी लंदन वाली बातें सुनकर खुश हो जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ जाता है, जिसमें पूरा परिवार सुबह से ही पूजा और सारे सेलिब्रेशन की तैयारियों में लग जाता है। शाम होते ही सब मिलकर पूजा करते हैं और उसके बाद रोहन भी वहां आ जाता है। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं बेटे, आओ बैठो, हम सब अभी गेम शुरू करने ही वाले थे। ये लीजिए आपका दिवाली गिफ्ट। रोहन विस्की की बोतल आगे करता है, जिस पर अमृता तुरंत बोल पड़ती है। वैसे हमारे यहाँ दिवाली पर कुछ सभ्य गिफ्ट दिया जाता है। और मेहमान को भगवान भी समझा जाता है। जाओ कुछ नाश्ता लेकर आओ। अमृता रसोई में चली जाती है, जिसके बाद रोहन, यश और उसके पापा विस्की पीते हुए कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो नशे में बिना सोचे समझे खेलते हुए कुछ भी बेट पर लगाने लगते हैं। अरे मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, पर ये सोने की अंगूठी है, आज ही अमृता ने गिफ्ट की है। इस बार मैं ही जीतूंगा। हाँ हाँ, सब दांव पर लगा दो। बीवी भी क्यों छोड़ रहे हो? इसे भी लगाओ, बना लो यहाँ दूसरी महाभारत। मैं तो तंग आ गई हूँ, पर ये नहीं सुधरेंगे। अरे इतना क्यों किलस रही है? खेलने देना उन्हें, कौन सा कोई लूट कर ले जाएगा। खेल ही तो रहे हैं, बाद में सब वापस कर देंगे। वो तो अभी पता चलेगा। सास अमृता की बातों को इग्नोर कर वहां से चली जाती है, पर अमृता वहीं रुककर यश और उसके गेम पर नजर रखे बैठी रहती है, जिसके कुछ देर बाद यश और उसके पापा सब कुछ हार जाते हैं। ब्रो, तू तो हार गया। ऐसा नहीं हो सकता, यश कभी नहीं हारता।
तो क्या अब जीतने के लिए अपने घर को दांव पर लगाएगा? रोहन की बात सुनते ही अमृता यश के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम फिर बोले? गारा चुप रहो। अब चुप रही तो तुम जिंदगी में किसी के सामने कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। अमृता की आवाज सुन सास भी वहां आ जाती है। अगर इतना भरोसा है तो एक गेम आप खेल लीजिए, देख लेते हैं कौन कितना अच्छा है। ठीक है, एक गेम, जो जीता वो यहाँ और जो हारा सीधा घर से बाहर। रोहन अमृता की शर्त मान लेता है, जिसके बाद अमृता अपनी सारी ज्वेलरी बेड पर लगाकर गेम स्टार्ट करती है, जिसमें देखते ही देखते रोहन जीत जाता है। ये सब देख यश हैरान रह जाता है। हरा दिया ना, ये ज्वेलरी क्या फ्री में आई थी जब बैट लगाई? तुमसे कुछ नहीं हो सकता, कहा था दूर रहो। वो सब बाद में, पहले मुझे ये सब दो। अरे नहीं भाई, मैं लूट जाऊंगा, ये तो बस मजे के लिए खेल रहे थे। ओ ब्रो, जुआ मजे के लिए खेलो या सीरियस होकर? हारोगे तो भुगतना पड़ेगा। रोहन की बातें सुनकर यश को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस पर रोहन वो सारे पैसे और ज्वेलरी उठाकर अमृता के हाथ में दे देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे तुम ये अमृता को क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं अमृता की तरफ से खेल रहा था। हैं? मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि तुमने कार्ड्स के गेम को जो इतना ओवररेटेड किया हुआ था ना, उसे लाइन पर लाने के लिए मैंने रोहन के साथ मिलकर ये ड्रामा किया। रोहन यहाँ मेरे कहने पर आया, ये सब कुछ उसने मेरे कहने पर किया, जिससे तुम्हें ये समझ में आए कि गेम खेलना और उसका एडिक्शन होना अलग अलग होता है। उम्मीद है कि मेरे पति को भी समझ में आ गया होगा। हाँ मोहतरमा, समझ गए अच्छी तरह से।